नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज शुरू करते हैं नीरज गोयल साहब के कमेंट से। उनका कमेंट जो हमने कल वीडियो बनाया था जिसमें ट्रंप के टैरिफ से भारत की कंपनियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका एक एस्पेक्ट हमने सरल शब्दों में बताने की कोशिश की थी। तो नीरज गोयल साहब जो हैं उनका कहना ये है कि एक एंगल ये भी है कि भारत की कंपनियों की जो बार्गेनिंग पावर है ना, अमेरिकन कंपनियों के रेस्पेक्ट में, वो एक्चुअली कम हो जाएगी। अब उन्होंने उदाहरण दिया है कि जैसे मान लीजिए पहले 10% टैक्स अमेरिका लगाता था भारत से जो इंपोर्ट होता था किसी सामान पे। तो 100 रुपये का सामान भारत से इंपोर्ट होता था तो उसके ऊपर 10 रुपये टैक्स लग के वहाँ पर 110 रुपये का टोटल सामान पड़ता था। और उस 110 रुपये को आगे वो जो इम्पोर्टर है यानी अमेरिकन जो आदमी है वो किसी पर्टिकुलर दाम पर बेचा करता था। अब नीरज गोयल साहब ये कहते हैं कि इसका एक एस्पेक्ट ये भी है कि चूंकि अब ट्रंप साहब ने टैरिफ लगा दिया है तो अब अमेरिकन इम्पोर्टर भारतीय एक्सपोर्टर से ये कहेगा कि भाई जो पहला सामान तेरा 110 रुपये में पड़ता था ना, तो वो 10% टैक्स मिला के था। अब इस सामान की कीमत अगर तू मुझे देना चाहता है ना, तो मैं इस टोटल को तब लूँगा जब मेरे वो 110 रुपये में भी पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, उसकी जो मूल कीमत है ना वो लगभग 80 रुपये होगी। यानी 80 रुपये पर मैं 35% टैरिफ अगर लगा दूंगा तो वो करीब करीब 108 रुपये का पड़ेगा मेरे को, मतलब अमेरिकन को। पहले जो 100 रुपये की चीज़ पर 10 रुपये टैक्स लगता था तो 110 रुपये में अमेरिकन को वो पड़ती थी। और अब वो अमेरिकन भारतीय से ये कहेगा कि भाई तू 80 रुपये में दे ताकि 35% जो टैरिफ है ना, मान लीजिए 35% टैरिफ है उस पर, तो 35% टैरिफ मिला के वो 108 हो जाए। इसका मतलब क्या है कि 100 की चीज़ अब जो भारतीय एक्सपोर्टर है ना उसको 80 में बेचनी पड़ेगी, तब ऐसा हाल होगा। तो भारतीय कंपनियों का मुनाफा, मार्जिन और बिजनेस तीनों ही कम होने वाला है। तो बहुत अच्छा पॉइंट नीरज गोयल साहब ने रेज किया। और ये कि ये चीज़ ऐसी की ऐसी चीज़, ये कोई जो इन्होंने सिनारियो क्रिएट किया है वो कोई गलत सिनारियो नहीं है, क्योंकि ऐसा ही आईटी कंपनीज में होता आया है। वो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन के हिसाब से होता है। मैं आपको उदाहरण देके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए टीसीएस ने एक किसी अमेरिकन कंपनी से करार किया कि भाई वो $10 में उसको सर्विस देगी, ठीक है। अब उस टाइम, जिस टाइम उनका करार हुआ, उस टाइम वो डॉलर की कीमत 90 रुपये थी। तो भारत में जो टीसीएस को रेवेन्यू आएगा वो $10 का रेवेन्यू आएगा, उसको 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 900 रुपये आएगा। अब क्या होता है कि साल भर के कॉन्ट्रैक्ट तो उन्होंने चला लिया, एक साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो 90 रुपये में तो 900 रुपये टीसीएस को साल भर के बाद मिल गए। अब कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करने का टाइम आया। अब एक साल बाद डॉलर की कीमत, $1 की कीमत 100 रुपये हो गई। पहले 90 थी, अब 100 हो गई। तो जब ये 100 रुपये हो गई तो ये क्या कहने वाला है, भाई देख बात ये, तू $10 में पिछले साल अपना करार हुआ था ना, अमेरिकन कह रहा है कि भाई तेरे से $10 का करार हुआ था ना, तो पिछली बार तेरे को 900 रुपये मिले थे। अब एक्सचेंज रेट चेंज हो गई, अब 100 रुपये हो गए तो तेरे को अब 1000 रुपये मिल रहे हैं। तो अब मैं तो 900 ही दूंगा तेरे को। यानी कि अब जो तेरा कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है ना वो 9 है, अब $9 में होगा। यानी पहले $10 में कॉन्ट्रैक्ट दिया, अब एक्सचेंज रेट चेंज हो गई तो अब $9 में दूंगा। तो ये ठेकेदार कंपनियां टीसीएस वगैरह, जैसे मैंने आपको बताया, गरज तो इनकी है ठेका लेने की। वो अमेरिकन वाले तो, अमेरिकन वाला जो है, ये अमेरिका वाला है, वो तो किसी को भी ठेका दे देगा, दूसरी कंपनी लेने को तैयार है, तो बिजनेस नहीं लूज हो। इस कारण से ये सारी आईटी कंपनीज जो है ना अपने कॉन्ट्रैक्ट को रीसेट करती हैं। तो ये जो गोयल साहब जो कह रहे हैं ना, मेरा कहने का मतलब ये कि जो गोयल साहब ने जो पॉइंट रेज किया ना, बहुत वर्थ वाइल पॉइंट रेज किया है। अब दूसरी बात हम करते हैं कि इससे हो ये रहा है कि आशंका क्या है कि भारतीय कंपनियों का मुनाफा और मार्जिन गिरेगा, और गिरेगा तो उनकी भारत सरकार की आय जो है वो कम होने वाली है। और जब भारत सरकार की आय कम होने वाली है तो वो, और उसके जो टैक्सेस कम होंगे तो उनको कहीं ना कहीं से टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे। तो अब वो टैक्सेस कहाँ से बढ़ाएंगे?
आपने तो लिक्विड, आपने कंज्यूमर के हाथ में पैसा देने के लिए आपने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ा दिया, आपने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग लागू कर दिया या वेतन आयोग की सिफारिश कर दी, या आपने जो इनकम टैक्स में वहाँ आपने 12 लाख तक की जो इनकम है उसको आपने फ्री कर दिया। तो ये जो टैक्स में आपके या ऐसे कहें कि जो खर्चे में बढ़ोतरी और जो टैक्स में कमी आएगी मंदी की आशंका के कारण, तो अब आप कहीं ना कहीं से तो रेज करेंगे पैसा। तो लो हैंगिंग फ्रूट या जो नीचे लटकता हुआ फल है ना, जैसे आप कहीं बाग में जाते हैं तो आपके सामने कोई पेड़ दिखाई देता है जो सबसे नीचे होता है ना, आप उसको तुरंत तोड़ लेते हो हाथ बढ़ाकर। तो सबसे लो हैंगिंग फ्रूट आदमी के लिए या सरकार के लिए क्या है? वो है साहब आम आदमी की जो रोज़मर्रा की चीज़ें, वो क्या है? डीजल और पेट्रोल। तो उन्होंने एक्साइज बढ़ा दिया, एक्साइज ड्यूटी 2 रुपये से बढ़ा दी, गैस सिलेंडर पे 50 रुपये बढ़ा दी। अब ये तो है नहीं कोई राज्य सरकारें जो है इस 2 रुपये एक्साइज को एब्जॉर्ब कर लेंगी, कुछ ही राज्य सरकारें शायद विपक्षी होंगी तो वो एब्जॉर्ब कर लेंगी, बाकी सबको तो दाम बढ़ाने ही बढ़ाने हैं। अब एक तरफ ये इन्फ्लेशन को कम करना चाहते हैं, कंज्यूमर के हाथ में पैसा देना चाहते हैं, दूसरी तरफ ये पेट्रोल और डीजल और कुकिंग गैस के ऊपर जो एक आम आदमी की आवश्यकता की चीज़ें हैं उसके ऊपर आप रेट्स बढ़ा रहे हो उसकी, और फिर कह रहे हो मुद्रास्फीति या महंगाई की दर पे काबू लाएं। अब वो काबू नहीं होगी, और इधर ये कह रहे हैं कि साहब इंटरेस्ट रेट, ये एंटिसिपेशन है या उनसे ये एक्सपेक्टेशन है हमारे आरबीआई गवर्नर से कि इंटरेस्ट रेट कम करें, जैसे आपने इंटरेस्ट रेट कम की वैसे इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। तो ये बात मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी जो भारत सरकार है अभी वो बिल्कुल कंफ्यूज स्टेट में है, उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो बम जो डाला है ट्रम्प साहब ने ना, टेरर बम, टैरिफ बम कहते हैं, तो ये टैरिफ बम उन्होंने जो डाला है ना, वो उससे कैसे निपटना है इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इनके जो बड़े बड़े अफसर हैं उन्होंने कहा कि अपनी इनकम कम हो उससे पहले आप इनकम का इंतज़ाम कर दो, और ये कह देना कि भाई बहुत दिन हो गए ये गैस और पेट्रोल के दाम बढ़े नहीं, ठीक है। अब बात ये है कि गैस और पेट्रोल के दाम तो आपको कम करने चाहिए थे, क्योंकि क्रूड ऑयल जो है ना वो मंदा हो रहा है। अब क्या उल्टी गंगा भारत सरकार के अधिकारी बहा रहे हैं, अब ये तो ये जाने, बाकी आम जनता को तो इन सब चीज़ों से निराशा ही होने वाली है। खैर, अब बात करते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया की। मेन स्ट्रीम मीडिया में लगातार एक ही कहानी चलती है, वो ये है बाई ऑन डिप्स। जब निफ्टी ने अपना टॉप बनाया, यानी 26277 का जब टॉप बनाया, तब जैसे ही डिप आती थी तब इन्होंने ये कहा, जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो बिजनेस चैनल है उनकी सबकी मैं बात कर रहा हूँ, उनका कहना ये था कि साहब बात ये है कि अभी तो ये बुल मार्केट का करेक्शन है। जो भी आदमी आता था वो यही कहता बुल मार्केट का करेक्शन है, ओ बुल मार्केट करेक्शन है। फिर वो नीचे गिरता गया, बाजार नीचे गिरता गया, आप लोग एवरेज करते गए, नीचे बाजार गिरता गया, ये कहते गए, और आप लोग, मतलब रिटेल इन्वेस्टर की बात मैं कर रहा हूँ, ये लोग सब एवरेज करते गए, एवरेज कर करके साहब फिर एक लिमिट ऐसी आई जब ये 8-9% नीचे डाउन हो गया, मतलब 26,277 से, या 26,277 का जो पीक था उससे ये 8-9% डाउन हो गया। तब उन्होंने कहा कि नहीं कुछ नहीं, अभी तक तो बुल मार्केट में तो ऐसे ये जो करेक्शन होता है शैलो करेक्शन होता है और डीप करेक्शन होता है, उसमें 10% तक जब तक करेक्ट नहीं होता ना तब तक साहब कोई भी बुल मार्केट का एंड नहीं है, ठीक है। अब वो 10% जो हुआ वो लेवल आता है 23,650। अब वो 23,650 कब का चला गया, ठीक है। अब तो 22,000 को टच कर रहे हैं। ट्रम्प साहब ने तबाही मचा दी अपने टैरिफ डाल के, और अब भी कोई ये मेन स्ट्रीम में कहने को तैयार नहीं है कि ये बेयर मार्केट की आहट है, जबकि ऐसी कंडीशन आ चुकी है कि टेक्निकली देखा जाए तो सारे संकेत इस बात के हैं कि टॉप से इतना करेक्शन केवल एक बियर मार्केट की शुरुआत बताता है। तो ये जितने भी चैनल हैं ये कभी भी ये नहीं कहते हैं कि मंदी आने वाली है, क्योंकि मंदी का नाम लेते ही दर्शक जो है ना उचट जाता है, दर्शक का मन बिल्कुल उचट जाता है। और इनके पास जितने भी एक्सपर्ट आते हैं वो ये फ्री में लेके आते हैं। एक कोई भी व्यक्ति जो आता है या तो वो म्यूचुअल फंड का एनालिस्ट होगा, या म्यूचुअल फंड का कोई फंड मैनेजर होगा, और या फिर उसका कोई प्रोप्राइटरी फर्म चला रहा होगा, या एआईएफ
ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का कोई वो फंड मैनेजर होगा, या पीएमएस चलाता होगा, या कोई पुराना जो है कोई ब्रोकरेज चलाता होगा। अब बात ये है कि जो ऐसे लोग होते हैं वो प्लेटफॉर्म पे आके क्या ये कह सकते हैं क्या कि ये कंडीशन ऐसी है कि यहाँ आपको मंदी करनी चाहिए या आपको ये मंदी के बारे में सोचना चाहिए? ये कभी ये बात नहीं कहेंगे, क्योंकि इनके खुद के इंटरेस्ट इन सब के साथ जुड़े हुए हैं। ये फ्री में आते हैं, ये एकदम इनके प्लेटफॉर्म पे एकदम फ्री आते हैं, इनको कोई पेमेंट नहीं मिलता है और इनको बड़ी रिक्वेस्ट से लाया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास तो टाइम नहीं होता, और ये एंकर्स वगैरह जो हैं ये अपने पर्सनल रिलेशन उनसे मेंटेन करके उनको अपने प्लेटफॉर्म पर वो बुलाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब ये बार बार यही बात कहते हैं कि नहीं हर गिरावट पे आप खरीदारी करो, तो उसमें आप एक बड़े महान इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे, है ना, जेएम कीन्स, आप सब लोगों ने उनका नाम सुन रखा होगा। तो उन्होंने ये कहा था कि बाजार है ना वो तब तक इरेशनल रह सकता है जब तक आप दिवालिया ना हो जाएं। इसका मतलब क्या है कि मार्केट जिस तरफ चल रहा है ना वो उसी तरफ चलता जाएगा, है ना, और आप उसके अगेंस्ट में पोजीशन लेते जाओ और आपका दिवाला निकल जाएगा, मतलब आपके सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। ये उन्होंने काफ़ी साल पहले कह चुके वो। तो इसलिए मेरा सिर्फ एक ही, ये सब बातें कहने का मेरा सिर्फ एक ही आपसे पर्पज़ है, वो ये है कि देखिए एवरेज करने का टाइम नहीं है। मैं एवरेजिंग के बिल्कुल खिलाफ हूँ, ठीक है, स्पेशली उन शेयर्स में जिन शेयर्स में क्वालिटी ऑफ शेयर्स जो है ना वो डाउटफुल है। और ये जितने स्मॉल और मिड कैप हैं इसमें 90% शेयर्स ऐसे हैं जिनकी वैल्यूएशन बहुत हाई है। आप एवरेज करते जाएंगे और वो नीचे जाते जाएंगे, क्योंकि अभी किसी को पता नहीं है, ये वर्ल्ड में किसी को भी पता नहीं है कि ये सब चीज़ें जो है ना, जो टैरिफ वॉर की शुरुआत जो नज़र आ रही है उसमें आगे जाके क्या होने वाला है किसी को भी पता नहीं। ट्रंप साहब को भी नहीं पता, ना चीन को पता, ना किसी फंड मैनेजर को पता, नहीं किसी, क्योंकि अभी सिचुएशन बड़ी फ्लूइड है। तो इसलिए क्या है, कई बार ऐसा समय आता है जब आप दूर बैठ के तमाशा देखें, अपने पैसे की बचत करें, ना कि आप एग्रेसिव होके पैसा लगाएं। अगर शेयर में दम है तो शेयर जो है ना वो अपने आप ऊपर आएगा। मैं आपको ये बात कई बार पहले भी कह चुका हूँ कि शेयर में अगर दम होगा ना तो अपने आप ऊपर आ जाएगा, और शेयर मार्केट तो रहेगा ना। हम सर्वाइव करेंगे तो शेयर मार्केट से पैसा कमाएंगे। अगर हम ही सर्वाइव नहीं कर पाए, अगर आप आउट हो गए पिच पे, या आपके पैसे खत्म हो गए, या मतलब ओवर खत्म हो गए, तो आप मैच कैसे जीतोगे? तो कृपया इस बात का ध्यान रखें, ये टाइम अभी शांति से बैठने का है, एवरेजिंग करने का नहीं है। अरे 2 मौके 3 मौके छूट भी जाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आप उस सिचुएशन की कल्पना मत करो। आपको बहुत से लोग सपने दिखाएंगे कि जैसे वी शेप रिकवरी कोरोना के टाइम पे हुई थी ना, कि अचानक से वो नीचे गया बाजार और ऊपर आया। तो जब वी शेप रिकवरी आएगी ना तब देखा जाएगा। लेकिन अब तो इकोनॉमिक क्राइसिस जैसी सिचुएशन डेवलप होने की के आसार हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब तक कुछ समाधान आपको नज़र नहीं आता या उसकी संभावनाएं नज़र नहीं आता, बाजार को एक बार चलने दें, है ना। आप बॉटम फिशिंग करने की कोशिश मत करें, सिर्फ मेरा निवेदन आपसे ये है। तो इसी सिलसिले में जो पहला क्वेश्चन हमारा है वो एक हमारे मित्र हैं, अब मैं उनको पता नहीं नाम उनका लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो उन्होंने ये कहा है कि रेमेडियम लाइफ केयर के उन्होंने बहुत से शेयर, उन्होंने क्वांटिटी नहीं लिखी, तो उन्होंने कहा है कि इसके बहुत सारे शेयर जो है ना वो उन्होंने 12 रुपये पे ले लिए। अब ये गिर के 2 रुपये पे आ गया। अब क्या करना चाहिए? देखिए, ये जो रेमेडियम लाइफ केयर के शेयर के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले के वीडियो में, लेकिन फिर भी मैं बिज़नेस के बारे में तो इसका नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप वहाँ जाके प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। लेकिन आपको ये 12 रुपये में आपने क्यों लिया, पहले तो आप अपने आप से ये सवाल पूछिए। देखिए, कभी भी बिना कंपनी को जाने या कंपनी के फंडामेंटल को जाने कभी भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इससे बढ़िया ये है कि थोड़ा कम रिटर्न मिलेगा, लेकिन आप जो है एफडी करा दें
और नहीं हो तो आप अपने पेरेंट्स के लिए, परिवारजनों के लिए, और परिवारजनों के लिए भी नहीं करना है तो आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में जाके कुछ डोनेट कर दें। आपने बड़ी क्वांटिटी, मान लीजिए 1000 भी आपने ले लिए तो 12,000 के शेयर हो गया, वो 2,000 रह गए तो 10,000 का नुकसान हो गया। और ये मैं मानता हूँ कि अब जो सिचुएशन जैसी बन रही है ना, कि मतलब जैसे मंदी की आशंका बन रही है और बड़े बड़े देशों की बैलेंस शीट खराब होगी इसमें, ये कोई छोटा मोटा क्राइसिस नहीं है जब तक कि ट्रम्प साहब की जो अक्ल ठिकाने नहीं आ जाए। वैसे तो उनकी अक्ल काफ़ी ठिकाने पे है, उनका क्या लार्जर प्लान है ये तो अभी कोई नहीं समझ सकता। ये धीरे धीरे जैसे चीज़ें सामने आएंगी ना तभी आपने को पता लगेगा। लेकिन बाजार एक डिस्काउंटिंग, फ्यूचर डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म है। तो हम जो है ना, ये बिना बिजनेस मॉडल समझे, बिना कंपनी का फंडामेंटल जाने, भाव के आधार पर जब हम ले लेते हैं ये चीज़, तो आपको इस बाज़ार में नुकसान उठाना ही उठाना पड़ेगा। इसका कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। और फिर भी मैं आपको ये कहता हूँ कि कोई बात नहीं, कम से कम आप लेसन लर्न कीजिए। आप ये समझिए मेरे को नुकसान हो गया, आप मेरे से मेरी तौबा, मैं बिना बिजनेस मॉडल समझे, बिना फंडामेंटल समझे मैं किसी शेयर में पैसे नहीं डालूंगा, चाहे कोई कितना भी कह दे। देखिए मेरी इतनी साल का जो अनुभव है ना, मैं उसमें एक ही चीज़ सीखा, वो ये है कि कोई कुछ भी कहता रहे, हमेशा आपको नए मौके मिलेंगे। 2, 4, 5, 6 शेयर, 8 शेयर छूट भी जाएंगे ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको पूरी लाइफ बनाने के लिए मैं कई बार कह चुका, सिर्फ 7, 8 शेयर सफिशिएंट है। अगर आपने वो धीरे धीरे छांट लिए, लोअर लेवल पे ले लिए, तो आपको अच्छी ज़िंदगी जीने से कोई नहीं रोक सकता। मैं ये आपको नहीं कहूँगा कि आप राकेश झुनझुनवाला बन जाएंगे, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ एक सप्लीमेंट्री इनकम बहुत अच्छी आपको ये शेयर बाज़ार दे सकता है अगर आप लगातार स्टडी करें और शेयर बाज़ार में लोअर लेवल पे इंतज़ार करके लें। इसीलिए मैं आपको ये मना कर रहा हूँ कि अभी का जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में आपको एवरेजिंग नहीं करनी है ना। और आप एक चीज़ फिर भी गांठ बांध लीजिए, ना आप ऊपर में एवरेज करें ना नीचे में एवरेज करें। ठीक है, ऊपर है तो जाने दीजिए उसको जहाँ तक जा रहा है, और नीचे अगर आ रहा है तो बिल्कुल भी भूल कर भी एवरेज मत कीजिए उसको। अच्छा शेयर होगा, अपने आप वापस आ जाएगा। फिर प्रेम प्रकाश जी जो है ना, वो ये पूछते हैं कि KPIT का बिजनेस मॉडल समझा दीजिए। तो ये हमारे प्रेम प्रकाश जी वो मित्र हैं जो बरनाला में, एक बार हमने बात की थी, बरनाला में रहते हैं, पंजाब में ये, और ये जो है, और ये पूछते हैं KPIT का बिजनेस मॉडल के बारे में। तो देखिए, जैसे कल के वीडियो में मैंने आपको समझाया था, इनमें एक ही बिजनेस मॉडल है सबका। ये सब कंपनियां, IT कंपनियां, भारत की IT कंपनियां ठेकेदार हैं, ठेका लेती हैं ये। और ये वो कबूतर हैं जिसको, जैसे अपन कहीं चौराहे पर या सर्कल पर या मंदिर के बाहर या छतों पे आपने देखा होगा ना, अपन चुग्गा डाल देते हैं, और चुग्गा खा खा के जब उनको, ये कबूतरों को पता लगता है कि यहाँ फिक्स टाइम है भाई, यहाँ पे तो चुग्गा मिलेगा ही मिलेगा, तो वो उड़ने की कोशिश नहीं करते। वो क्या करते हैं कि वो, उनको पता है यहाँ मिलेगा, वो पेड़ से उतरेंगे, चुग्गा खाएंगे, गुटर गूं करेंगे और वापस पेड़ पे चढ़ जाएंगे। उनको कुछ मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि फ्री में मिल रहा है ना उनको, सीधा उनको पता है ये इतने दानिया आदमी यहाँ आते हैं। ऐसे ही हमारी IT कंपनीज हैं, इनका सर्वाइवल कभी स्टेक पे नहीं आया है। क्यों? क्योंकि लेबर आर्बिट्राज है, वहाँ महंगा है, वहाँ जो अमेरिका में है या यूरोप में है वहाँ पर लेबर महंगी है, हमारे यहाँ लेबर सस्ती है। ठीक है, तो वो लेबर आर्बिट्राज में ये क्या करते हैं, ये यहाँ से काम करवाते हैं। किन के लिए? उन कंपनीज़ के लिए, अमेरिकन या यूरोपियन कंपनीज़ या किसी दूसरे देश, जैसे मिडल ईस्ट की कंपनीज़ हुआ, तो यहाँ पर ये उनको सर्विसेज देती हैं और वो सर्विसेज के बदले में पैसे लेती हैं, और जो अपने कर्मचारी को देती हैं और जो ठेके से जो कमाती हैं, उन जो बीच का जो डिफरेंस है वो इनकी कमाई है। अब इन्होंने अपने अपने वर्टिकल भी छांट रखे हैं। तो KPIT भी सेम कोई काम करती है। तो KPIT का वर्टिकल समझ लीजिए, जो KPIT का वर्टिकल है ना, वो ऑटोमोबाइल है। ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं उनके लिए सॉफ्टवेयर बनाती है, उनके लिए टेस्टिंग करती है, मतलब टेस्टिंग करती है।
कि गाड़ी कैसी परफॉर्म करेगी, इसमें क्या लगना चाहिए। आजकल सारी गाड़ियाँ आपने देखी होगी ना कि सारी गाड़ियाँ वो हार्डवेयर उसमें कम हो गया, सॉफ्टवेयर ही सॉफ्टवेयर हो गया। आप बेल्ट नहीं लगाओगे तो वो घंटी बजाने लग जाएगी, अगर आपको मैप चाहिए तो वो कहाँ से दिखाई देगा, आपको एसी का कंट्रोल करना है तो रिमोट से हो रहा है, आपको कुछ चलाना है, मतलब हर चीज़ उसमें इलेक्ट्रॉनिक हो रही है, सर्किट इलेक्ट्रॉनिक हो गया, ठीक है, हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कंट्रोल हो गया। आपकी जो लाइव ट्रैकिंग करती है आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस की, आजकल इंटेलिजेंट सिस्टम्स आ गए, यानी कि मतलब वो कार में एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एक सर्वर से जुड़ा रहता है, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के सर्वर से जुड़ा रहता है और कार की परफॉर्मेंस लगातार ट्रैक करता है और वहाँ से वो डिसीजन देता है भाई इस गाड़ी की स्पीड ज़्यादा है कि नहीं, या गाड़ी में खराबी आई तो किस पॉइंट पे आई, क्या कारण से इसमें खराबी, वो अपने आप ट्रैक करता है, अपने आप सारा डेटा जो है ना वो लेके उस गाड़ी को इंटेलिजेंट बनाता है। और फिर ये जो ऑटोनोमस गाड़ियाँ तो हैं ही, तो जैसे अपने टेस्ला की बड़ी जो पॉपुलर गाड़ियाँ हैं वो, ठीक है, तो ऑटोनोमस ड्राइविंग में क्या है, मतलब ड्राइवरलेस, खुद ही चले। तो इस तरह के बिजनेस में इस तरह के जो कंपनियां कार और जो पैसेंजर कार और कमर्शियल व्हीकल्स जो बनाती हैं, चाहे वो ट्रैक्टर हो, चाहे आपका ट्रक्स हो या कुछ भी हो, तो उनके लिए ये सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म और इस तरह की टेस्टिंग करती है। तो ये इसका बेसिकली काम है। अब इसमें जो है ना इसका ये जो वर्टिकल है ना, छोटे मोटे और भी काम करती है, लेकिन ये जो मोबिलिटी वाला वर्टिकल जिसको बोलते हैं उसमें से इनका 85% रेवेन्यू आता है और यूएसए से 30% आता है, यूरोप से 50% आता है और एशिया से 20% आता है। तो ये इनका रेवेन्यू है, ठीक है। अब इनका आरओई बहुत अच्छा है, जैसे मैंने बताया आपको, स्पेशलाइज अगर आप कर लो और छोटी कंपनी हो, ये छोटी कंपनी है एक्चुअली, छोटा मार्केट कैप है इसका, 29,200 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब बहुत छोटी नहीं, मिड साइज की कंपनी। और जो इसमें आरओई है वो 31% है, क्योंकि स्पेशलाइज्ड काम करती है। तो स्पेशलाइज काम करने में क्या होता है भाई, मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि जो स्पेशलाइज काम करती है ना उसमें थोड़ा सा कंपैरेटिवली मार्जिन ज़्यादा होता है, क्योंकि वो इन एंड आउट उस कंपनी को उस तरह के सेक्टर में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनके बारे में वो इन एंड आउट यानी कंप्लीटली जानती। तो 31% का इनका आरओई है। पी जो है 38 का है, 38 का पी है इनका अभी भी। और डेट टू इक्विटी हर 100 रुपये पे 14 रुपये का कर्ज है। मार्केट कैप मैंने आपको बता ही दिया 29,200 करोड़ रुपए का है। 3 साल की जो रेवेन्यू ग्रोथ है इम्प्रेसिव है 34%। 3 साल की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी इम्प्रेसिव है 61%। प्रमोटर के पास 39% है, एफआईआई के पास 17% है, डीआईआई के पास 20% है और पब्लिक के पास 23% है। अब इसमें एक चीज़ खास देखिए आप, अभी पिछले 8-10 क्वार्टर में जब ये आईटी शेयरों में थोड़ी सी मंदी आनी शुरू हुई, ठीक है, तो हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर है ना वो इनमें लगातार इसमें बढ़ते जा रहे हैं। तो टोटल शेयर होल्डर्स जो है ना वो पिछले क्वार्टर में, ठीक है, सितंबर क्वार्टर में तो थे 5,59,643, तो आप समझ लिए 5,60,000 थे। और दिसंबर क्वार्टर में ये बढ़कर 6,19,000 हो गए, करीब करीब आप समझ लीजिए। मतलब क्या है, हर गिरावट पे लोग खरीद रहे हैं। आपको मैं फिर कह रहा हूँ एवरेज नहीं करना है, आप सही मौके का इंतज़ार करें। क्या हो गया, पैसा पड़ा रहता है तो पड़े रहने दीजिए, एफडी करा दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा यही तो होगा कि एफडी में जब आप उसको एफडी को तोड़वाएंगे तो उसमें आपको ब्याज कम मिलेगा, 1% पेनल्टी लगेगी, उससे तो ज़्यादा नहीं है ना जब आप इसको एवरेज किए जा रहे हैं। और ख़राब क्वालिटी के शेयर्स को बिल्कुल एवरेज मत कीजिए। ये ख़राब क्वालिटी इसके लिए बता रहा हूँ, मैं एक नॉर्मल आपको बात बता रहा हूँ। फिर आशीष चिंगावट जी ये एमपीएस लिमिटेड के बारे में पूछते हैं। देखिए आशीष जी, ये फिर एक आईटी कंपनी है और ये जो आईटी कंपनी है इसके साथ इन्होंने अब क्या, ये जो काम करते हैं ना वो तो कंटेंट से रिलेटेड है। कंटेंट मतलब किताबें वगैरह जो होती है ना, या वेबसाइट है, कोई किताबें हैं कुछ, तो उससे रिलेटेड है काम तो इनका। लेकिन उनमें अब इन्होंने क्या है, एक जो नया शोशा है ना, शोशा का मतलब फैड जिसको बोलते हैं, फैशन जिसको बोलते हैं, तो वो एक इन्होंने अपने साथ जोड़ दिया है। और वो क्या है, वो है AI/ML, कि हम AI और ML की सहायता से आपको एक नया सॉल्यूशन प्रोवाइड करके देंगे। तो हमारे जितने भी रिटेल इन्वेस्टर हैं इनको ये AI/ML और ये इस तरह के जो बिजनेस है ना
मतलब नाम जो इनका है वो नाम जो बड़ा पसंद आता है एक्चुअली। तो इसलिए ये जो शेयर है ना, ये भी रिसेंटली काफ़ी चढ़ा और फिर अभी फ्लक्चुएट कर रहा है, एक रेंज में फ्लक्चुएट कर रहा है। अब पहले समझ लेते हैं करती क्या है। ये इसके 3 वर्टिकल हैं, एक है कंटेंट सॉल्यूशन, एक है प्लेटफॉर्म और तीसरा है एडटेक प्लेटफॉर्म। तो कंटेंट क्रिएशन क्या है, जैसे मान लीजिए आपको एक किताब लिखवानी है, ठीक है, कि भाई मैं XYZ हूँ और आप मुझे एक पर्टिकुलर इस टॉपिक पे किताब लिखवानी है। तो ये क्या करेंगे, उस किताब से रिलेटेड रिसर्च करेंगे, सारा मटेरियल निकालेंगे, उसका लेआउट बनाएंगे, उस किताब को प्रिंट करेंगे, प्रिंट करके मतलब सारा कंटेंट वंटेंट बनू के आप वो किताब रेडीमेड आपके हाथ में दे देंगे और आप इनको पैसे दे दो। अब आपको कोई वेबसाइट बनवानी है, ठीक है, तो वेबसाइट बनवानी है, उस के लिए कंटेंट चाहिए, तो कंटेंट जो है ये रिसर्च कर देंगे, नया कंटेंट ला देंगे, उसका लेआउट बनवा देंगे, उस पर कैसे उस पर ट्रैफिक लाना है ये बता देंगे, ये सारे काम करेंगे। आपको कोई कंपनी की कोई एनुअल रिपोर्ट छपवानी है, आपको कोई साइंटिफिक जर्नल जो है उसमें कुछ करना है, आपको कोई किसी भी तरह का कोई कंटेंट आपको बनवाना है ना, ब्रोशर बनवाने, ये बनवाने है ना, हम सब लाके आपको रेडीमेड करके आपको दे देंगे। ये इनका काम है, ठीक है। किन के लिए करते हैं, बाहर के देशों के लिए करते हैं, ठीक है। अब कैसे करते हैं वो मैं बताऊँ। दूसरा इनका जो है ये प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर बनाते हैं इसी तरीके से चीज़ों के, जैसे आप कंटेंट क्रिएट कर पाएँ, ठीक है, जैसे डिज़ाइन कर पाएँ, ये सारे काम। फिर एक एडटेक प्लेटफॉर्म है, मान लीजिए आपको ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ानी है, ठीक है, किसी कॉलेज को अपने स्टूडेंट को कोई ऑनलाइन क्लासेस देनी है, तो इनका आप टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर लो, तो उसके थ्रू जो है आप विद्यार्थियों तक जो है आसानी से पहुंच सकते हो। ये एक्चुअली कंटेंट से और एजुकेशनल जो काम है ना इसमें। अब बात ये कि पहले एक बार ये समझ लेते हैं कि इसमें तो कितना कितना रेवेन्यू किस वर्टिकल से आता है। तो कंटेंट सॉल्यूशन जो है ना, जिसमें कंटेंट क्रिएट करके पकड़ा देते हैं आपको, तो उसमें तो रेवेन्यू आता है इनका 53%। फिर ये जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं इसी तरीके की चीज़ों का, उसमें आता है इनका रेवेन्यू 23%। और एडटेक प्लेटफॉर्म से जो इनका रेवेन्यू आता है ना, वो आता है 24%। तो बात ये है कि ये लाते ये बिजनेस कहाँ से। तो ये बिजनेस की मैं बात करूं उससे पहले मैं आपको एक निवेदन कर दूं कि अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आता हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको किसी कंपनी के बारे में कुछ पूछना है या कोई कमेंट आपको करना है किसी कंपनी के बारे में, या हमारे डिस्कशन से रिलेटेड भी आपके लिए कोई आपको लगता है कि आप कोई वैल्यूएबल कमेंट आप डाल सकते हैं, तो आप अवश्य डालें कमेंट सेक्शन में। और जितने भी शेयर्स की मैं अभी बात की आपसे, उनमें मेरी खरीद या फरोख्त की कोई राय नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही पूछकर कोई निर्णय लें, अन्यथा आपको शेयर बाज़ार में नुकसान हो सकता है। तो अब ये बात करते हैं कि इनका जो बिज़नेस है MPS लिमिटेड का, ये कहाँ कहाँ से आते हैं। तो 57% इनका रेवेन्यू US से आता है और 35% इनका यूरोप से आता है, और बाकी 8% जो है ना वो बाकी कंट्रीज से, इन यूरोप और US के अलावा जो कंट्रीज़ है उनसे आता है। 3 साल की सेल्स ग्रोथ जो है वो 9% है और प्रॉफिट ग्रोथ जो है ना वो 27% है। छोटी कंपनी है ना, स्मॉल कैप कंपनी है, 3700 करोड़ का मार्केट कैप है। डेट टू इक्विटी अच्छी बात है नहीं। ROE जो है 27%, 26.5 है, और PE जो है ना, प्राइस टू अर्निंग, वो 28 का है। तो ठीक ठाक सा लग रहा है। परफॉर्मेंस जो है फाइनेंशियल मैट्रिक्स ठीक ठाक से लग रहे। जो बिजनेस है ना, बिजनेस में ऐसी क्या खास बात है जो कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड बिजनेस में क्या खास बात है। एडटेक प्लेटफॉर्म में ऐसी क्या खास बात है कि कोई दूसरा नहीं कर सकता। भारत में ही कम से कम 10 कंपनियां ऐसी हैं जो अनलिस्टेड हैं और कंटेंट क्रिएशन में काम कर रही हैं। और वो कौन सी कंपनी है, वो US और यूरोप की कंपनीज है जो यहाँ काम कर रही हैं। और आप यहाँ का बिजनेस, मतलब आप यहाँ बैठ के वहाँ पर काम कर रहे हो आप, मतलब वहाँ के लिए काम करोगे आप, लेबर आर्बिट्राज के लिए के अलावा इसमें कुछ नहीं है। और दूसरी बात, ये ट्रंप वाला जो मामला है ना, उसके बाद तो ऐसी छोटी कंपनियों की हालत और भी ख़राब होने वाली है।
KPIT का जो जिक्र हमने किया उसकी भी हालत ख़राब होने वाली है, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त लोड आने वाला है ट्रंप के टैरिफ के कारण। इंपोर्ट ही नहीं करने देगा गाड़ियाँ वो, मतलब इतना इतना टैरिफ वो लगा देगा कि वो इंपोर्ट ही नहीं कर, और गाड़ियाँ बन कर रही हैं, गाड़ियाँ वहाँ बन रही हैं जहाँ सस्ता है, जैसे चाइना में, जैसे हमारे टाटा का JLR है वो। तो इसलिए ये जो KPIT या इस तरह की जो कंपनीज हुई ना, ये स्पेशली KPIT के लिए मैं इसलिए नहीं कहता कि देखिए KPIT के 30% जो रेवेन्यू है ना वो अमेरिका से आता है, 30%, डेंट उस पर भी आएगा। लेकिन ये जो कंपनी है इसका 53%, इसका जो है 57% रेवेन्यू है ना वो US है, और छोटी कंपनी है। और कंटेंट क्रिएशन जो है ना कोई बहुत बड़ा कोई स्पेशलाइज फील्ड नहीं है ये, कि जिसमें जो है ना आपको कोई कॉम्पिटिटिव एज हो। ये वही है, आप गिड़गिड़ाते रहो, 10 आदमी के पास जाओगे, उसमें से बिजनेस डेवलपमेंट के लिए आप जाओगे, उसमें से 2 आदमी आपको काम देते ही रहेंगे। लेकिन इनका कोई सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल हो कि कोई यूनिक चीज़ ये कर रहे हो, बहुत सी कंपनियां हैं। तो इसलिए मुझे कोई MPS लिमिटेड में कोई बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रेंथ मुझे नज़र आती नहीं है। और ऐसे माहौल में तो ये स्मॉल कैप और इस तरह की कंपनीज जिनका सिर्फ नाम ही नाम है कि AIML लिख दिया उसमें, ठीक है, अपने प्रेजेंटेशन में या अपने जो वेबसाइट पे आपने AIML लिख दिया, तो आपको ये लगे कि हाँ भाई कोई इसका कॉम्पिटिटिव एज हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।